नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आरबीएससी की जो पुरानी बुक है उसकी 11.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता होगा कि मैंने एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है 1.6 तक 1.1 से लेकर 1.6 तक वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी है। अब आरबीएससी में भी 11.1 की जो एक्सरसाइज है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आरबीएससी में दो ही एक्सरसाइज है, 11.1 और 11.2। तो इस लेक्चर में मैं आपको 11.2 जो है उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना, ये आरबीएससी की पुरानी बुक्स है। ठीक है ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर आप नाम देख सकते हैं, आरबीएससी 11.2 एक्सरसाइज जो है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो समुच्चय दिए गए हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल देता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिक्स कर दीजिए। सबसे पहले ए को लिख लीजिए, तो 1 3 5 7 9। उसके बाद में बी को लिख लीजिए, लेकिन जो ए में लिख चुके हैं उन्हें मत लिखिएगा, रिपीट मत करिएगा। 7 9 रिपीट हो रहा है तो मत करिए। 11 और 13, ये लीजिए आपका ए यूनियन बी आ गया। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है ए और बी में उनको लिखेंगे आप। और ए और बी में कॉमन कौन कौन है? 7 और 9। तो एक तो है 7 और एक है 9, ये दो कॉमन है, ये दो आपके आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक समुच्चय है जिसमें सारे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर है। बी में वो त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन जो है वो निकालिए। बेटा समद्विबाहु वो होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर है, समबाहु वो होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, क्या उसकी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी नहीं होंगी? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी नहीं होंगी? तो होगी। तो हर जो समबाहु त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। मानते नहीं मानते आप? रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझिए मेरी बात को। इसमें बेटा वो त्रिभुज है जिनकी दो भुजाएं बराबर है। इसने ये नहीं कहा कि सिर्फ वही त्रिभुज है जिनकी दो ही भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग है, नहीं। इसने ये कहा है कि वो त्रिभुज है जिनकी दो भुजाएं बराबर है। तीनों भी बराबर हो सकती है, तीनों बराबर नहीं भी हो सकती, कम से कम दो तो पक्की बराबर है। इसमें वो है जिनकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसकी दो भुजाएं भी बराबर होगी, यानी जो समबाहु होगा वो समद्विबाहु भी होगा। सही है नहीं है? अगर मैं सारे समद्विबाहु त्रिभुजों को इस गोले के अंदर लिखूं, सारे समद्विबाहु जितने भी समद्विबाहु है जिनकी दो भुजाएं बराबर है, अगर उनको मैं यहां लिखूंगा तो इसमें वो त्रिभुज भी आएंगे जिनकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु भी इसी अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो समबाहु होगा वो समद्विबाहु भी होगा। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है उसकी दो भुजाएं तो बराबर होंगी। तीनों बराबर है तो दो तो बराबर होनी। तो जो भी समबाहु है वो समद्विबाहु भी है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी आएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा होता है वो कॉमन आता है। अब जो समबाहु है वो समद्विबाहु भी है, तो जब कॉमन निकालेंगे तो समबाहु कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ए बी सी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में जो भी बी है उसको निकाल दीजिए। तो 1 3 को निकाल देंगे, 1 3 निकल जाएगा और 5 निकल जाएगा। 1 3 5 निकल गया तो 2 7 11 बच गया। ए में बचा 2 7 11। और जब आप बी माइनस ए निकालेंगे तो बी में से ए को निकाल दीजिए। तो बी में से ए निकलेगा, ये रहा बी, इसमें से ए निकाल दीजिए। तो 1 3 5 1 3 5 निकल गया भाई, बी के पास कुछ नहीं बचा, बी माइनस ए हो गया खाली। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को प्रूफ कीजिए। अभी प्रूफ कर देते हैं। ए माइनस बी बी माइनस ए हमारे पास है ही है, सिर्फ यूनियन करना है, कर देते हैं यूनियन। यहाँ पे दोनों निकाले हुए हैं, ए माइनस बी भी निकाला हुआ है और बी माइनस ए भी निकाला हुआ है, सिर्फ यूनियन करना है, तो कर देते हैं यूनियन। यूनियन आ जाएगा 2 7 11, क्योंकि ये तो खाली है, तो 2 7 11 ये आ गया। अब यहाँ कह रहा है ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें, तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले। तो ए यूनियन बी आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 7 11। पहले ये ए को पूरा लिख लीजिए, 1 2 3 5 7 11 और 1 3 5 इसका तो आ ही चुका, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका ए यूनियन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन आ रहा है 1 3 5, तो ये आपका 1 3 5 आ गया। अब उसमें कहा है कि दोनों का घटा दीजिए, तो घटा देते हैं, यहाँ लिखा देता हूँ ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को घटाने पर
निकाल दीजिए इसको। तो निकालने पे क्या बचेगा, 1 3 5 कट जाएगा, 2 7 11 बच जाएगा, 2 7 11। और मिला सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी 2 7 11 आ रहा था, इसमें भी 2 7 11 आ रहा था, इसका मतलब बराबर है। ठीक है, और याद भी रखिएगा a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होता है वो a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये a है, b है, c है, और इनमें पूछा गया कि भाई a माइनस बी, a माइनस सी। अभी आपने देखा होगा मैंने एक प्रॉब्लम भी रखी थी कि ये किसके बराबर होता है। ये पेपर में पहले क्वेश्चनों में पूछा गया है, पहले पुराने पेपर को आप उठाएंगे तो उसमें पूछा गया है कि a माइनस बी यूनियन a माइनस सी किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दे दिए, उन ऑप्शन में से पूछा गया। तो तब आप जब भी कोई सवाल पढ़े तो उसको और नज़रिए से भी पढ़ें कि पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि ये किसके बराबर है। जैसे अभी मैंने इसको समझाया कि जरूरी नहीं ये सिद्ध कराना पूछे, सिर्फ ये पूछ ले कि ये जो है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी, b माइनस ए निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो आइए a माइनस बी, a माइनस सी जो है वो आप निकाल लीजिए। a में से b को माइनस कर देते हैं, a माइनस बी, a में से b को माइनस कर दिया तो ये रहा b, a में से निकाल दीजिए तो d निकल जाएगा, और तो कुछ है नहीं तो a b c बच जाएगा। a माइनस बी आ गया आपका a b c। अब निकालना है a माइनस सी, तो a में से c को भी माइनस कर दीजिए। ये आपका a रहा, ये आपका c रहा, तो c और d चले जाएंगे, a और b बच जाएंगे। अब आपको दोनों को निकाल के यूनियन करना है, दोनों का यूनियन कर दीजिए इनका, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, यूनियन करने पर आ जाएगा a b c। ये लीजिए ये आ गया। अब यहाँ LHS तो आ गया, RHS निकाल लीजिए। b इंटरसेक्शन c निकाल लीजिए, पहले b का और c का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ये रहा b, ये रहा c, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपका आएगा, इसमें f d e है तो d एक सिर्फ कॉमन है और कोई कॉमन नहीं, तो ये d आ गया। अब a में से b इंटरसेक्शन c को माइनस कर दीजिए, तो b इंटरसेक्शन c में खाली d है, तो d को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, d को माइनस करते ही बचेगा a b c, और यहाँ भी a b c आया था, यहाँ भी a b c आ रहा है, मतलब बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा इश्यू होगा। अगले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे a है, b है, सात्विक समुच्चय दिया गया 1 से लेकर 10 तक है, सभी प्राकृत संख्याएं लेनी है 10 तक की, तो u हो गया 1 से लेकर 10 तक। प्राकृत संख्या लेना, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। तो अब यहाँ एकदम, क्योंकि देखिए ये डी मॉर्गन लॉ है, आपको याद होगा ये डी मॉर्गन नियम है, ऑब्वियसली बात है ये सही होना है। तो पहले आपको a यूनियन b निकालना है, दोनों का यूनियन निकाल लीजिए, फिर डैश कर दीजिए, मतलब u में से घटा दीजिए, और इस साइड में पहले डैश करके फिर इंटरसेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा परेशान करने वाला है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा ही सिंपल सा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भाई 12 छात्र जो है वो विज्ञान पढ़ते हैं, ए समुच्चय में नाम डाल देते हैं विज्ञान वालों का, तो कितने बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, 21 बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, 12 बच्चे अंग्रेजी, अच्छा 12 बच्चे सॉरी असफल होने वाले हैं, ये फेल वाले बच्चे हैं, जो 21 छात्र विज्ञान में फेल हुए हैं। बढ़िया भाई, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। अंग्रेजी में 12 छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, दोनों विषय में कॉमन जो है, दोनों में ही जो फेल हुए हैं वो है आपके 8 छात्र दोनों में फेल हुए हैं। अब आपको यूनियन पूछा है, तो असफल छात्रों की कुल संख्या बताइए, तो कुल संख्या a यूनियन b से आएगी। ठीक है, तो एन ए कितना हो गया 21, एन बी कितना हो गया 12, ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दीजिए, तो ये 21 और 12 आपके हो गए 32, 32 में से आपके 8 गए, ये बच जाएंगे 24। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, यू ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, ए माइनस बी का डैश याद कीजिए। लीजिए अभी याद कर देते हैं भाई, ए माइनस बी, तो ये ए रहा, ये बी रहा, ए में से बी को घटाएंगे तो 3 और 5 कट जाएंगे, 1 बचेगा। ये तो आ गया ए माइनस बी, 3 कट गया, 5 कट गया, तो क्या बचा ए में 1। अब ए माइनस बी का डैश करने पे क्या बचेगा, बहुत सारा बचेगा, क्योंकि यू सारा का सारा में से 1 चला जाएगा, बाकी सब बच जाएंगे। तो ए माइनस बी का डैश आपका पूरा ही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 3 5, 2 3 4 से शुरू होके, खाली 1 को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे यू को लिख दीजिए। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आ गया। अब कह रहा है वेन डायग्राम में भी दिखाइए। लीजिए भाई वेन डायग्राम में भी दिखा देते हैं।
ये रहा आपका वेन डायग्राम, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। तो ए माइनस बी कौन सा होता है? ये होता है आपका ए माइनस बी। ए में से बी को निकालने पे जो बचता है वो है ए माइनस बी। तो ये जो ब्लू कलर वाला बनाया मैंने, ये ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी का डैश, डैश का मतलब ए माइनस बी को छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए। तो बाकी सबको छोड़ने पर सारा बच जाएगा ये टोटली। बस बेटा ये याद रखिए कि ये ब्लू वाले को छोड़ना है, इसको, ये जो आपका ब्लू वाला है ना, इसको छोड़ना है। ए माइनस बी को छोड़कर जो बचेगा वो ए माइनस बी का डैश होगा। तो आपको ए माइनस बी को छोड़ देना है, ये रहा, ये ए माइनस बी, इसको छोड़ दीजिए, बचा हुआ सारा ए माइनस बी का डैश हो जाएगा। ये वेन डायग्राम में इसका ये मतलब है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ए यूनियन बी के नंबर पूछें। ए यूनियन बी बराबर होता है, अवेस्टी अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या होती है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए आपका हुआ 10, एन बी हुआ आपका 8 और कॉमन आपका हुआ 2। तो 10 और 8 18, 18 में से 2 गया 16, ये आपका 16 आ गया। तो ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनमें से विसंगत। बेटा ये विसंगत मैंने एक वीडियो बनाया, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि डिसजॉइंट जो होता है, अंग्रेजी में तो देखिए एक ही नाम है, हिंदी में इनके कई नाम होते हैं। तो इन्हें वैसे आप एनसीईआरटी में इस शब्द को देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है असंयुक्त। असंयुक्त का मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, और इंग्लिश में डिसजॉइंट कहते हैं। तो आप इंग्लिश को पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। दोनों में आएगा तो इंग्लिश में तो डिसजॉइंट ही लिखा होगा, हिंदी में कभी इसको असंयुक्त कह देते हैं, कभी विसंगत कह देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। भाई हिंदी के तो वैसे पर्यायवाची बहुत होते हैं, तो कन्फ्यूज़ करेगा। तो आप इंग्लिश वाले वर्ड को पकड़ के बैठ जाइए, डिसजॉइंट, ठीक है। तो अगर विसंगत संगीत कुछ आ जाए ऐसा अजीब गरीब, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। डिसजॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक ही बात है, वो अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ देखिए पहला समुच्चय है, इसमें ताश में ईंट का पत्ता है। ताश में जो ईंट के पत्ते हैं वो लिखने हैं आपको। यहाँ हुक्म का पत्ता लिखना है। तो भाई जब हुक्म का पत्ता लिखोगे तो 4 हुक्म होंगे। एक होगा चिड़ी का हुक्म, है ना, हुक्म का मतलब इक्का। तो एक तो होगा ईंट का इक्का, चिड़ी का इक्का, लाल पान का इक्का और खुद काले पान का इक्का। तो जब सारे इक्के लिखेंगे तो उसमें एक ईंट का इक्का भी होगा, तो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन है इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। तो ये जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? वो है ईंट का इक्का। क्योंकि जब सारे ईंट के इक्के लिए सारे ईंट के पत्ते लिखोगे तो उसमें ईंट का इक्का आएगा, और जब सारे हुक्म के पत्ते लिखोगे, सॉरी बेटा मैंने यहाँ शायद थोड़ा सा गलत पढ़ लिया। ये हुक्म का पत्ता जो है, ये हुक्म का मतलब यहाँ पे मैं ठीक कर रहा हूँ उसको, हुक्म का शायद काले पान की बात हो रही है। ये हुक्म का मतलब है काले पान। थोड़ा ताश के बारे की जानकारी है, वो परेशान करती है। हुक्म का मतलब काला पान होता है ना, तो इसमें तो ईंट के पत्ते और इसमें काले पान के पत्ते हैं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 5 कॉमन होगा। इसका मतलब असंयुक्त है। सॉरी गलती होगी मुझसे, क्योंकि मैंने सोचा हुक्म का मतलब 21 है, इक्का अलग बोला जाता है, इक्के को इक्को ही बोला जाता है, हुक्म का मतलब काला पान होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा आप भी ठीक कर लीजिएगा। आपको भी अगर ताश नहीं खेलनी आती है तो थोड़ा सा खेल लीजिएगा, ताकि ये बातें आपसे भी गलतियाँ ना हो। तो ईंट का, काले पान का, हुक्म और काला पान बेटा एक ही होता है। हुक्म और काला पान एक है, चीड़ी, ईंट और लाल पान। ठीक है, तो चलिए अगले समुच्चय में आते हैं। ये हो गया। इनमें दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो देखिए एस कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब असंयुक्त नहीं है, कॉमन है। यहाँ ABCDEFG कॉमन नहीं है, नहीं है इसका मतलब असंयुक्त है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वेन डायग्राम की सहायता से इसको सिद्ध कीजिए। बिल्कुल अभी सिद्ध करते हैं। पहले LHS को दिखाता हूँ वेन डायग्राम में। देखिए बेटा A माइनस बी ये है, ये रहा आपका A माइनस बी, और ये है आपका B माइनस ए। A में से B को निकाल दीजिए तो A माइनस बी बच जाएगा, और B में से A निकाल देंगे तो B माइनस ए बच जाएगा। दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। देखिए ये दोनों का यूनियन लेने पे आपके पास ये आएगा, बीच वाला नहीं आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, बीच वाला नहीं आएगा, ये आएगा, ये सारा आएगा, लेकिन ये बीच वाला नहीं आएगा। यूँ समझिए आपके पास जो है पूरा आम है बिना गुठली के। आम के दोनों पीस, दोनों टुकड़े आपके पास है, लेकिन गुठली आपके पास नहीं है। तो ये है आपका A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। ठीक है, अब इंटरसेक्शन इसमें चलते हैं। ये तो हो गया आपका LHS साइड का डायग्राम। अब दिखाता हूँ RHS साइड भी इसी को बनाएगा और ऐसे ही बनाएगा। देखिए
सबसे पहले बनाना है आपको ए यूनियन बी। तो भाई ये पूरा आ गया आपका ए यूनियन बी, ये लीजिए पूरा गुठली सहित ये आपका ए यूनियन बी है। अब इस ए यूनियन बी में से क्या माइनस करने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, देखिए सारा आ गया। अब इसमें से ये कह रहा है कि माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी को जब हम माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन वाले को जब आप हटाएंगे तो ये बीच वाला हट जाएगा। तो जो आपके पास बचेगा वो ये होगा, ये वाला और ये वाला। क्योंकि यूनियन में तो देखिए सारा आ रहा था, यूनियन में तो ये पूरा आ रहा था, लेकिन इंटरसेक्शन माइनस किया गया। ये देखिए इंटरसेक्शन माइनस है, माइनस है मतलब हटा दीजिए। तो ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को हटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने पर देखिए क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ये सारा बचेगा, लेकिन ये नहीं बचेगा। तो दोनों एक जैसे आ रहे हैं, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इसमें तो 3 के गुणज है सारे, ए समुच्चय में 3 के गुणज है, माइनस वाले भी हैं प्लस वाले भी। क्यों? क्योंकि जेड में से लिया गया है और जेड का मतलब पूर्णांक होता है। तो 0 1 2 3 एंड डैश डैश, -1 -2 एंड डैश डैश। और बी में आपके 4 के गुणज है, 0 4 8 12 -4 -8। जब दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन वो आएगा जिसमें 3 का भाग भी जाता हो, क्योंकि ये 3 के गुणज है वो 4 के गुणज है। तो वो कॉमन आएगा जो 3 का गुणज भी है और 4 का गुणज भी है। 3 का और 4 का गुणज होने का मतलब 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। 3 का पहाड़ा बोलेंगे तब भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। फिर अगला आएगा 24, क्योंकि 3 में 24 भी आता है और 4 वाले में भी 24 आता है। तो जो 12 के गुणज है ना वो दोनों में आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो 12 का गुणज है। ए इंटरसेक्शन बी उन सारे x, कौन से x, जिसमें x बराबर हो 12n और n जो है वो पूर्णांक है। तो ये चीज़ याद भी रखिएगा बेटा कि अगर आपका ए समुच्चय जो है वो मान लीजिए 3 का गुणज है, बी समुच्चय 4 का गुणज है, तो इन दोनों का जो लघुत्तम है वो निकाल लीजिए। 3 और 4 का लघुत्तम 12 आया, तो 12 के जो गुणज है वो दोनों में कॉमन आएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कॉमन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इसके गुणज है, यहाँ पे इसके गुणज है, तो बताइए कॉमन क्या होगा। कॉमन होगा इन दोनों का जो लघुत्तम होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे 6, ऐसे समझिए कि यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ आपको, कि मान लीजिए यहाँ पे 6 है और यहाँ 8 है, तो बताइए कि जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा। तो 6 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 और 8 का लघुत्तम निकाल लीजिए। 6 और 8, 2 पे दिया, 3 4, फिर 3 पे 1 4 और फिर 2 पे 2 बार दे दीजिए। ये लीजिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, लघुत्तम आएगा 48। तो इसका मतलब है इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो 48 का गुणज होगा। समझ गए बात। तो इस तरीके से दोनों का जो लघुत्तम है वो निकाल लीजिएगा, वो जितना भी आए उसका गुणज जो है वो दोनों में होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बंटनता को सत्यापित कीजिए। बंटनता का जो नियम है वो कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बाहर यूनियन ले लीजिए तो अंदर इंटरसेक्शन ले लीजिए। आप इसको खोल भी सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर यूनियन पहले ले रहे हैं इंटरसेक्शन बाद में कर रहे हैं, या पहले इंटरसेक्शन कर रहे हैं फिर यूनियन कर रहे हैं, तो एक बराबर आएगा। इस बात को आप इंटरसेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे कहते हैं बंटनता का नियम। तो ऑब्वियसली बात आप आराम से इसको सत्यापित कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापित करने वाले क्वेश्चन जो वैसे कंपटीशन में क्या पूछे जाएंगे, मैन तो बंटनता का नियम पूछा जाएगा, तो याद रखिए ये दोनों ही बंटनता के नियम है। ठीक है, अब थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बिल्कुल साहब, सुपरिभाषित होना चाहिए, ये बात आपको मैं बता चुका। संग्रह होना चाहिए, वस्तुओं का मतलब अवयव है, अवयवों का संग्रह होना चाहिए, वो भी सुपरिभाषित, तो समुच्चय कहलाता है। इसे कहते हैं एक्स ए में है, इसका मतलब एक्स ए का अवयव है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब एक्स ए का अवयव नहीं है। तो एक्स या तो ए में होगा या नहीं होगा। ठीक है, प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और लगातार आगे चलती रहती है, 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। पूर्ण संख्याएं जिन्हें होल नंबर कहते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है और फिर लगातार चलती रहती है। पूर्णांक पूरे पूरे अंक, चाहे वो प्लस के हों और चाहे वो माइनस के हों, -1 -2 एंड डैश डैश।
परिमेय संख्याएं वो नंबर जिनको आप बट्टे में लिख सकते हैं p बटा q करके, जहाँ p और q जो है वो पूर्णांक है लेकिन q जो है वो 0 नहीं है। वास्तविक संख्याएं वो सारी संख्याएं जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सारी रेखाएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। सम्मिश्र संख्याएं वो संख्याएं जिनको आप a प्लस आइटा b करके लिखते हैं और a और b दोनों के दोनों रियल नंबरों में से लिए जाते हैं। सार्थक समुच्चय आपके क्वेश्चन में जितने भी समुच्चय है, आपके सवाल में जितने भी समुच्चय, सारे समुच्चयों से बड़ा जो समुच्चय, बाकी सारे समुच्चय जो आपके अंडर कंसिडरेशन है, अंडर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन, आपके अध्ययन के अंदर जिन समुच्चयों को लिया गया है वो सारे समुच्चय जिस समुच्चय से छोटे हैं वो आपका सार्थक समुच्चय कहलाता है। अंडर कंसिडरेशन का मतलब जिनका अध्ययन आप कर रहे हैं, जिन समुच्चयों का आप अध्ययन कर रहे हैं वो सारे समुच्चय किसी समुच्चय से, जिस समुच्चय से वो छोटे हैं, वो सार्थक समुच्चय कहलाता है। ए में अवयवों के भिन्न भिन्न अवयव, अलग अलग अवयवों की संख्या जो है उसको ऐसे लिखा जाता है एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या ऑर्डर ऑफ सेट ए, चाहे ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फाई जो है वो रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता। फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और हर समुच्चय अपना उपसमुच्चय होता है, ठीक है। अगर a बराबर b है, अगर a और b बराबर है तो इसका मतलब है कि a b का उपसमुच्चय है और b a का उपसमुच्चय। ये यूँ समझिए, ये a और b दो गोले हैं, ये दोनों गोले जो है ये बराबर कब होंगे? जब a के अंदर b आ सकता है और b के अंदर a आ सकता है। क्योंकि अगर a b के अंदर आ सकता है तो इसका मतलब a छोटा है b बड़ा है, और हम कह रहे हैं b भी वापस a में आ सकता है, तो a b के अंदर आ सकता है, b a के अंदर आ सकता है, इसका मतलब a और b दोनों बराबर है। तो ये है दो समुच्चय के बराबर होने की परिभाषा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 11.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।